Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the explain a research proposal. What is the research proposal? मेरे सभी एमए के स्टूडेंट्स, अगर रिसर्च मैथोलॉजी पेपर आपके सिलेबस में है तो आपके लिए वीडियो और ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिस लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्च प्रपोजल. व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आपको आज यही समझाने के लिए इस वीडियो को लेकर के आए हैं. तो हमारे सभी स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमारे चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये जान ले अच्छे से कि एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से रिसर्च मैथोलॉजी का. जो बच्चे एमए के किसी भी सेमेस्टर में और उनका ये पेपर है रिसर्च मैथोलॉजी, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और साथ ही जो बच्चे थीसिस वगैरह भी कर रहे हैं अगर या किसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक डीप स्टडी करने का मौका है. वो सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के थ्रू अपने एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं आपके साथ डिस्कस करते बल्कि आपके साथ पूरा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं. चलिए देखते हैं. आज का टॉपिक है ए रिसर्च प्रपोजल, या व्हाट इज़ ए रिसर्च प्रपोजल. मतलब रिसर्च प्रपोजल क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. रिसर्च प्रपोजल में हम सबसे पहले अगर इसकी आउटलाइन को देखें तो हम देखते हैं टाइटल, नंबर 2 रिसर्च प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 3 रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, एंड द 4 रिसर्च क्वेश्चंस, नंबर 5 रिसर्च मेथड्स, 6 सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एंड 7 वर्क साइटेड. अब हम इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं. डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल? पूछा जा रहा है आपसे इसकी परिभाषा क्या है रिसर्च प्रपोजल की, तो आपको इस तरह से लिखना है. लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है कि हमेशा आप हेडिंग डाल के तब अटेम्प्ट करिए अपने आंसर को. अगर आप हेडिंग मेंशन करते हैं तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और साथ ही आपको स्कोर को ऑब्टेन करने में आपकी हेल्प करेगा. चलिए देखते हैं डेफिनेशन. रिसर्च प्रपोजल इज़ ए फॉर्मल प्लान दैट आउटलाइंस द इंटेंडेड स्टडी, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मैथोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस. एक रिसर्च प्रपोजल एक फॉर्मल प्लान होता है जो हमारी स्टडी जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए एक आउटलाइन हमें प्रोवाइड कराता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसकी मैथोलॉजी को और इसकी सिग्निफिकेंस को, कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च भाई, और जिस टॉपिक को हमने लिया है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, क्या हमारी सोसाइटी के लिए यूज़फुल है. इस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं पहले. इट एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट गाइडिंग द रिसर्चर एंड कन्विंसिंग इवेलुएटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी. ये एक्ट करता है एक ब्लूप्रिंट की तरह. कौन? जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि हमें गाइड करता है या रिसर्चर को गाइड करता है, साथ ही अपने इवेलुएटर्स को सहमति भी प्रदान करवाता है. यानी जो हमारा इवेलुएटर्स होगा, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को देख करके उसे, जो हमारे गाइड होंगे या हमारा सुपरवाइज़र होगा, तो वो देख करके कहेगा कि हाँ आपकी रिसर्च जो प्रपोजल है वो आपके लिए सही है, इसके मेथड सही हैं, ऑब्जेक्टिव सही है, इसका सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी है, तो उसके लिए भी ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा और साथ ही प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को भी बढ़ाता है. तो ये किस तरह से हमारा रिसर्च प्रपोजल काम करता है? ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है और रिसर्चर को गाइड करता है, कन्विंसिंग इवेलुएटर्स करता है प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के लिए. बात करते हैं पर्पस की. रिसर्च प्रपोजल के पर्पस क्या हैं? द मेन एम ऑफ प्रिपेयरिंग ए रिसर्च प्रपोजल इज़ टू प्रेजेंट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. इसका मुख्य जो अगर लक्ष्य है, तो अगर हम बात करें तो रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करने का मुख्य लक्ष्य ये है कि ये प्रेजेंट करता है क्लियर पिक्चर. किसकी? रिसर्च प्रॉब्लम की. जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने ली है तो उसकी पिक्चर को एकदम क्लियर करके बताता है कि आपका ये रिसर्च प्रपोजल है. मतलब आप इसको, इस टॉपिक को ले रहे हैं अपने रिसर्च में और इसी टॉपिक के ऊपर अब आप रिसर्च करेंगे लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप. Justify its importance and demonstrate the researcher's ability to conduct the study. Justify its importance यानी इसकी समाज में, हमारे अपने चारों तरफ के दायरे में, या जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं हमारे उस सब्जेक्ट में इसकी क्या महत्वता है, ये और साथ ही डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है. मतलब इसका प्रदर्शन करते हुए रिसर्चर्स की एबिलिटी को भी स्टडी में कंडक्ट करके इसके थ्रू हम देख लेते हैं. इसका पर्पज़ होता है कि जो हमारा रिसर्चर है वो ये चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि उसने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देगा और रिसर्च की एबिलिटी को भी स्टडी को कंडक्ट करने में वो हेल्प करेगा, यानी वो दिखाएगा कि वाकई आप इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्योरिंग अप्रूवल, फंडिंग और एकेडमिक सपोर्ट। इसमें ये भी मदद लगती है कि आपका अप्रूवल सिक्योर हो जाता है, आपको फंडिंग की जाती है, मतलब फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी किया जाता है और एकेडमिक सपोर्ट भी आपको मिलता है। यानी या तो आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, जो जहाँ से भी आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर के अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से आपको उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के थ्रू आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि जेआरएफ या नेट करने के बाद आपने देखा होगा, जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको कुछ स्टेफन या फिर आपका जो है स्कॉलरशिप मिलती है आपको, तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया कि इसमें मदद मिलती है जब आप रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं। की कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं? ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल इंक्लूड्स, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल कंसाइज एंड फोकस्ड होना चाहिए, मतलब टाइटल छोटा हो लेकिन केंद्रित हो। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के पीछे का जो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसके पीछे का बैकग्राउंड का आप देंगे तो वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। तो टाइटल में आप समझ गए टाइटल कैसा होना चाहिए, कंसाइज फोकस्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपके जो एम्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। रिसर्च क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए कि आपका क्या मकसद है, क्यों आप इस रिसर्च का प्रपोजल लेकर के आए हैं या आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। लिटरेचर रिव्यू, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज़, जितनी भी स्टडीज़ हमारी एग्जिस्ट में हैं उन सब का आपको ब्रीफ डिस्कशन देना होगा लिटरेचर रिव्यू में। मैथडोलॉजी की बात करें, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड्स। मैथडोलॉजी में रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस मेथड्स ये सब आ जाते हैं। यानी मैथडोलॉजी आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताती है कि आपको कौन से स्टेप को कहाँ पर रखना है। पहले आप रिसर्च को अपनी डिज़ाइन करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिर बाद में एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करेंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज और प्रैक्टिस, इसकी उचितता ये होगी कि आप इस नॉलेज को या इस प्रैक्टिस को जो आपने रिसर्च किया है उसका कंट्रीब्यूशन करेंगे, यानी समाज को कुछ अच्छा दे रहे हैं या समाज के साथ कुछ अच्छा बांट रहे हैं। टाइमलाइन एंड रेफरेंस, अब जाहिर सी बात है आप रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर उसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो आपको टाइमलाइन तो बनानी पड़ेगी, यानी आप एक लिमिट उसकी बना दीजिए कि आपको इतने समय में इस काम को करना है। तो वर्क शेड्यूल एंड साइटेड सोर्सेज, आप वर्क शेड्यूल बनाएंगे और साथ ही उसमें अपने सोर्सेज को लेकर संक्षिप्त रूप में वहाँ पर लिखेंगे, उसका रेफरेंस देंगे जो भी आपने जहाँ से भी जिस सोर्स को लिया होगा, तो इसी को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो लास्ट में आपको ये देना होगा क्रेडिट उस ऑथर को जिस ऑथर से आपने चीज़ें ली होंगी या जिस बुक के थ्रू आपने चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया होगा। चीज़ों मतलब इन्फॉर्मेशन से है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं कहीं से, तो उस सब का भी आप साइटेड रिसोर्सेज उसको बोलते हैं, तो उस सब का आप टाइमलाइन रेफरेंसेस में रेफरेंस देंगे। प्रोसेस की बात कर लेते हैं, रिसर्च प्रपोजल का प्रोसेस क्या है। द रिसर्चर शुड आइडेंटिफाई रिलेवेंट टॉपिक, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर, फ्रेम रिसर्च क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स। रिसर्चर्स को होना चाहिए, तो जो रिसर्चर है जाहिर सी बात है रिसर्च प्रपोजल बना रहा है, तो रिसर्चर को होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेवेंट जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी उसको पहचान होनी चाहिए। साथ ही जितना भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका उसको रिव्यू को भी करना चाहिए और उसे क्वेश्चंस को, अपने रिसर्च क्वेश्चंस को ज़रूर फ्रेम देना चाहिए, ज़रूर आकार रूप में या अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस को वो लिखे। एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स, और किन किन मेथड्स को यूज़ करने वाला है अपनी रिसर्च प्रपोजल के लिए, उन मेथड्स का भी उसको सिलेक्शन देना है या सिलेक्शन करना है। द प्रपोजल शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, कोहेरेंट एंड लॉजिकली प्रेजेंटेड। एक प्रपोजल को होना चाहिए अच्छी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब उसकी अच्छी रचना होनी चाहिए, अच्छी तरीके से उसका सिस्टमेटिक तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में लगा हुआ होना चाहिए, कोहेरेंट, लॉजिकली प्रेजेंटेड, और साथ ही तर्क के साथ आप उसके प्रस्तुतिकरण को दिखाएंगे। तो तर्क के साथ कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, कोई भी चीज़ आप इलॉजिकली नहीं बात कर सकते, ये उसके प्रोसेस में आपको ध्यान देना है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग ए रिसर्च प्रपोजल इंश्योर्स क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग। रिसर्च प्रपोजल को तैयार करते समय आपको क्लैरिटी को इंश्योर करना होगा, यानी आप स्पष्ट बात करिए अपने रिसर्च प्रपोजल के थ्रू। आपको डायरेक्शन देना होगा कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या किस डायरेक्शन में आप अपनी रिसर्च को
अपने प्रॉब्लम जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वो किस डायरेक्शन में काम करेगी, और साथ ही आप सिस्टमेटिक प्लानिंग किस तरह से आपने की हुई है उस सब का आपको डिस्कशन देना होगा या एक्सप्लेन देना होगा. It serves as both a roadmap and a persuasive document laying the foundation for successful and impactful research. ये दोनों के लिए ही हम देखते हैं कि रोड मैप हो चाहे आपका परसुसिव डॉक्यूमेंट हो, यानी आपने दोनों के लिए ही एक सेवा का भाव होना चाहिए. जब आप किसी रिसर्च को करने के लिए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि आपको एक रोड मैप की तरह काम करता है हमारा रिसर्च प्रपोज़ल, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट अभी अनुमानित ही क्यों ना हो या आप बना चुके हों. साथ ही आपको अगर अपने सक्सेसफुल रिसर्च प्रॉब्लम को अपनी सक्सेसफुल तरीके से आपको लास्ट तक एंड तक डिटर्मिनेशन रिसर्च प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप दोनों ही तरीके से अपनी रिसर्च को प्रभावी रूप दे करके बनाएं और साथ ही उसमें आधारित तथ्यों को ज़रूर जोड़ें, चाहे आपने अनुमानित डॉक्यूमेंट बनाए हो चाहे आपने कोई रोड मैप तैयार किया हो. ये था आपका रिसर्च प्रपोज़ल जिसका आज हमने डिस्कशन किया है. तो हमारे सभी स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोज़ल को अच्छी तरीके से यहाँ से स्टडी कर लेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग आप इसको देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर लर्न करेंगे. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाता है. आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, आप रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ने से तो नहीं बचेंगे क्योंकि आपको ये पेपर ज़रूर देखने को मिलेगा. तो आप हमारे इन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं और अपना एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ अब हम आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चंस और उनकी वीडियोस अपलोड करते हैं.